Good morning, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. I am Abhay Gupta. Today, class we discuss about class 10th Panorama book and the chapter 7, the unity of Indian culture. We discuss about. First of all, we discuss about the author Humayun Kabir. Humayun Kabir was a famous poet, novelist, essayist, and a renowned political thinker. हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, एसेस्ट निबंधकार और एक चर्चित जाने माने जो क्या है पॉलिटिकल थिंकर है. ही वॉज ए कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स ड्यूरिंग नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप्स. वो प्रधानमंत्री नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उसके दौरान वे कैबिनेट मिनिस्टर थे साइंटिफिक और रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स यानी वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे. एंड ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट और ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट से पढ़े हुए एक व्यक्ति भी थे. ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट थे वहाँ से पढ़े हुए. He had the proud privilege of being elected president of the Oxford University Student Union और उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुने जाने का गौरवपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त था. The present piece is adapted version of Humayun Kabir lecture डिलीवर इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी. और ये वर्तमान अंश जो वर्तमान हम लोग पीस पढ़ रहे हैं जिसका एक टुकड़ा है और ये टुकड़ा कहाँ से लिया गया है हुमायूं कबीर के एक लेक्चर से एक भाषण से लिया गया है जब हुमायूं कबीर बड़ौदा यूनिवर्सिटी बड़ौदा विश्वविद्यालय में जब एक लेक्चर दिए थे तो उसका एक रूप है ये. और द लेक्चर फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिच हेरिटेज. और इसमें वो पूरे रूप से जो हमारे लेक्चर में पूरे रूप से एक ही चीज़ पे प्रकाश डालें पूरे एक चीज़ पे किए हैं कि भारत की संस्कृति जो गौरवपूर्ण अतीत में जो हमारे पास्ट में है उसके और समृद्ध यानी रिच हेरिटेज और समृद्ध विरासत पर उस पर प्रकाश डाला है. इट प्रिसली रिफ्लेक्ट्स कबीर्स लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड. और वो अपनी मातृभूमि की ग्रेटनेस के लिए महानता के लिए कबीर के प्रेम और आस्था के संक्षिप्त रूप से प्रतिबिंबित करता है. तो माय डियर फ्रेंड्स इतना हम लोगों ने हुमायूं कबीर ऑथर के बारे में जाना. अब हम लोग आगे की चैप्टर को अब शुरू करते हैं. टिल रिसेंटली द आर्यंस वे रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर द लैंड. यानी कुछ समय पहले यहाँ पर रिसेंटली कुछ समय पहले क्या हुआ था कि आर्यंस जो थे पहले ये माना जाता था कि आर्यंस यहाँ आने वाले सबसे पहले लोग हैं. इट वॉज थॉट दैट दे केम टू ए कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज्ड एंड बारबेरियन. और ये बोला जाता है कि जब वे यहाँ आए थे तो उसमें पूरा देश असभ्य था. एक जंगली के रूप में मतलब जो जंगली रूप जिस प्रकार रहता है जिसके पास नैतिक नहीं रहता है उस प्रकार पूरा देश हमारा असभ्य था. बट परंतु मॉडर्न रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट इन्वेडर्स इवन बिफोर द आर्यन स्पॉट इनटू दिस लैंड. और ये बोला जाता है कि नई खोज से यह साबित किया गया है कि इनसे पहले भी लोग यहाँ आए थे. दे हैड इन्वॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन हायर देन ऑफ द आर्यन होड्स हु कैम इन देयर वेक. और ये साबित किया गया था पहले लोग जो आए थे इसकी सभ्यता आर्यन से भी ऊंचे दर्जे की थी. These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up a new civilization, which have astonished modern scholar by accent and depth. और ये जब भी आए
प्री आर्यंस उनको बोला जाता है, जो आर्यन से पहले आए हैं। तो ये जब भी यहाँ आए हैं तो उस समय लोगों को, उनके चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए, सिविलाइजेशन करने के लिए, विच हैज स्टोन इज मॉडर्न स्कॉलर बाय एक्सटेंट एंड डेप्थ, और उसके चीज़ों को क्या किया गया, हटाया गया और अपनी सभ्यता स्थापित की गई, जहाँ तक जिसकी गहराइयों में सभी को अचंभित कर दिया। द आर्यन इन्वेंशन रिपीटेड द प्रोसेस एंड लेड फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ ओल्ड विथ न्यू। और भारतीय संस्कृति में जो आर्यंस ने किया वो बहुत ही ऐसा, आर्यंस की इस प्रक्रिया में, इस रिपीटेड प्रोसेस में ऐसा चीज़ को किया, जारी रखा, और इसमें फ्रेश इन्फ्यूजन ओल्ड विथ न्यू, और नए पुराने का मेल करते रहे, हर चीज़ में नए पुराने का मेल करते रहे। दिस कंटिन्यू विथ द सक्सेसिव इनरोड्स ऑफ फाइटिंग races who came to conquer but remain to those themselves in the Indian racial cauldron। और इसके बाद ऐसे कई लोग आए जो कोई भी इन सब का मजबूत नहीं हो सका और भारतीय संस्कृति में शामिल नहीं हो सका। द ग्रीक्स इन्वेडर were followed by Sankas and Huns। Greek invaders Sankas and Huns and 100 other nameless tribes, they all appeared on the scene victors, but all absorbed the rank of Vacanist। इसका मतलब हुआ कि आज जो भी भारतीय हैं, जो ग्रीक के बाद संक और हुन्स या कई बेनाम जातियां हैं, ऐसे हंड्रेडों, जो 100 की जातियों से ज़्यादा भी आए, वे सब यहाँ विजेता के रूप में आए और बहुत जल्द ही विलुप्त हो गए, वैकनिस्ट हो गए, बहुत जल्द ही विलुप्त हो गए। टुडे वॉट एवर इज इंडियन, वेदर इट बी एन आइडिया, ए वर्ड, ए फॉर्म ऑफ आर्ट, ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और ए सोशल कस्टम, इज ब्लेंड और मेनी डिफरेंट स्ट्रेन एंड एलिमेंट्स। आज जो भी वाट एवर, जो भी भारतीय है, चाहे वो आइडिया से या सोच से या शब्द से या फॉर्म ऑफ आर्ट, एक रूप जो कला का हो, या कोई भी राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, या समाज का कोई भी प्रथा हो, इज ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेन एंड एलिमेंट, सब कई पहलुओं का क्या है, एक मिश्रण है और उसका ये परिमाण है। इन स्पाइट ऑफ derivation from many sources and the consistent variety of form types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages। इन सब विभिन्नताओं में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, इन सब की विभिन्नताओं के बावजूद हमेशा से भारतीय संस्कृति की अपनी एक पहचान है। In fact, it is this underlying unity which one of the most remarkable feature of Indian culture। और वास्तव में ये ऐसी एक अंतर्निहित एकता है जो भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख एकता है। In the volume and duration, no civilization with the possible expansion of the Chinese can bear comparison with the civilization of India। और एक ऐसी मात्रा और अवधि में कोई सभ्यता है कि विथ द पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ द चाइनीज, सिर्फ एक चाइनीज को ऐसा मतलब अपवाद के रूप में बोला गया है जो भारत की सभ्यता से अलग है, भारत की सभ्यता के साथ तुलना नहीं वहन कर सकता। ये द एरिया ऑफ लैंड, द नंबर ऑफ पीपुल, द वैरायटी ऑफ द रेसेस and the land of the Indian history are hardly repeated elsewhere। बोलेगा भूमि का क्षेत्र और बहुत सारे क्या हैं यहाँ पर, लोगों का संख्या, प्रजातियों की विविधता और भारत के इतिहास की लंबाई मुश्किल से कहीं दोहराए गए हैं, बहुत ही मुश्किल से कहीं दोहराए गए हैं। द विटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। भारत के इतिहास की लंबाई जो है बहुत ही कम दोहराया गया है,
और in the spite of 1,000 vicissitudes it has survived to the modern day. In spite of 1,000 vicissitudes it has survived to the modern day. This has been possible only on account of a sense and Indianness which imposed unity on all diversity wove into one fabric of national life, the many strands of different texture, color and quality which has entered here. और ये ऐसे संस्कृति के रूप का है जो इसका महत्व बहुत सारा है, इतना महत्व इसका है कि हमारी संस्कृति का कि इतने बदलाव हुए कि भारतीयता में इसके इंडिज में ऐसा एक यूनिटी आया, एक ऐसा डाइवर्सिटी आया कि अभी भी ये सिर्फ संभव हो सकता है क्योंकि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता है, यूनिटी ऑन ऑल डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता है और ये उसमें विश्वास करते हैं। और जो कभी विभिन्न पहलुओं बहुत सारे चीज़ों हैं पहलुओं से बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं नेशनल लाइफ ऑफ मेनी स्टैंड डिफरेंट टेक्सचर की ओव इनटू वन फैब्रिक, कि जो कि एक ही धागे में देश प्रेम में सभी रूपों से कलर क्वालिटी विच हैव इंटीरियर सभी लोग क्या है एक ही रूप में चीज में बंधे हुए हैं। द एंशियंट वर्ल्ड थ्री ऑफ फाइन ऑफ सिविलाइजेशन मेनी लैंड, बोला गया एंशियंट वर्ल्ड यानी पुरानी दुनिया में बहुत सारी कई सभ्यताएं ऐसी जगहों पर आई with the exception of India and China they are dead and gone, जो कि सारे भारत और चीन को छोड़कर सभी क्या हो गई खत्म हो गई। It is only in the India and some accents in China that the old civilization and culture has grown and changed but never grown or changed at the expense of underlying unity. This has been possible by through the capacity of resistance exhibited by the Indian society. My dear friends, बोला गया कि it is the only in India, कि सिर्फ ऐसा ही एक इंडिया है और चीन को छोड़कर बाकी सब सारे क्या हो गए खत्म हो गए। और इन दोनों देशों में ऐसी सारे चीजों को किया गया कि जो सारे सभ्यताओं में इसका बदलाव कभी नहीं आया, ये पूर्णतः बदल गए। और ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ प्री एडजस्टमेंट एक्सप्रेशन बाय द सोसाइटी, क्योंकि हमारे समाज में एक दूसरे को समझने की भावना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे की इसके पार्ट 2 जो भी बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।